So when unknown force is not visible in the diagram, it is convenient to assume the unknown force in the first quadrant. Okay, because when we assume it in the first quadrant, it gives me p cos theta and p sin theta with a positive sign. It gives me the value of p cos theta and p sin theta with a positive sign. जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उसका आंसर सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव आता है तो उसका डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकता हूँ. व्हेन इन द आंसर इज नेगेटिव फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल p cos theta is negative, we can change the direction to left. If p sin theta is negative, we can change the direction to the down. So by observing the signs of p cos theta and p sin theta, we can properly adjust the direction of the unknown force p. So that is the purpose of assuming the unknown force in the first quadrant. उसमें सेकंड टाइप है कि अननोन फोर्स आपको डायरेक्टली डायग्राम में दिखेगा और यू हैव टू फाइंड आउट अननोन फोर्स. वो क्वेश्चंस में भी हम लोग है ना कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ. देखो ओके एवरीवन, अच्छा एक मिनट. हेलो हेलो, अभी क्लियर, अभी क्लियर Yes, आवाज आपको? ओके हाँ चलेगा. तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस में अननोन फोर्स जब नहीं रहेगा तो उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. आई विल शेयर द स्क्रीन. ओके, तो सब लोग क्या करो, ये जो डायग्राम आपको दिखेगा ना, ये सब लोग क्या करो, सबसे पहले ड्रॉ करो. सर कौन सा डायग्राम? एक मिनट, वही दिखा रहा हूँ, एक मिनट. हाँ एक्चुअली वो कल दूसरे क्लास में दूसरा एक प्रॉब्लम गया था ना, तो ये वाला, हाँ ये डायग्राम जो है ना ये ड्रॉ करो. ये कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया होगा. ये एग्जाम में दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले रीड करो, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लो चाहिए तो पहले, और ये डायग्राम जो है ये सब लोग ड्रॉ करो. यहाँ पे देखो स्क्रीन पे एक डायग्राम है, इसमें रिजल्टेंट 150 न्यूटन दिया हुआ है. ओके, रिजल्टेंट इज 150 न्यूटन. ओके, दैट डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. तो ये फटाफट आप पहले ड्रॉ करो डायग्राम, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. एक मिनट है जरा, मैं थोड़ा So all the forces given in the diagram are the pull forces, and if you have noted, okay, you will come to know all the angles are given with respect to y-axis in this particular question. For the system of forces, all the angles are given with respect to y-axis. So you have to just take the sine and cos component carefully. For resultant, angle is given with respect to x. Okay, no problem. For resultant, it is with respect to x 45 degree. But for all unknown, for all system forces, the angle is given with respect to y. Okay, just note down that.
Okay, so you have to just carefully see that this 150 Newton force is not a system force, it is a resultant force. So we should not consider that force while considering the equation of fx. समेशन एफएक्स का जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, उसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, उसमें 150 को नहीं लेना है, वो 150 का जो कंपोनेंट है उसको सेपरेटली ट्रीट करना है. ओके, तो ये कल हमने ऐसा ऐसे 2 क्वेश्चन देखे थे, उसका ही यहाँ पे कंटिन्यूएशन में थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाएगा. ओके, तो सबका डायग्राम होपफुली कंप्लीट हो गया है. डायग्राम हो गया सबका कंप्लीट? यस सर. यस. ओके, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देखो सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो. यहाँ पे क्या हम लोग को करना है, सबसे पहला स्टेप. ओके, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा. ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको चेक करना है क्वेश्चन. तो सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्सेस दिख रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस है. उसके बाद वो लोग कॉन्करेंट फोर्सेस में पहले मैंने स्टेटमेंट रीड किया तो मुझे पता चला कि ये रिजल्टेंट गिवन वाला प्रॉब्लम है, रिजल्टेंट गिवन. ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट है ना उसको रिजोल्व करते हैं, बाकी किसको भी रिजोल्व नहीं करना है. सबसे पहले रिजल्टेंट को रिजोल्व करना है. देखो, रिजल्टेंट को रिजोल्व करते वक्त थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखो, ये नीचे जाएगा कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है राइट हैंड साइड पे जाएगा. देखो ऐसे, सबसे पहले ये रिजल्टेंट फोर्स है ना उसको रिजोल्व करो. देखो, तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा एरो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. दिस एंगल इज 45 डिग्री, और इसको मैं लिखूंगा 150 cos 45, और इसको मैं लिखता हूँ 150 sin 45. sin 45. So I am resolving this resultant. So this horizontal component of the resultant is nothing but summation fx रहता है. This is called summation fx. और रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको मैं हमेशा बोलता हूँ समेशन fy बोलता हूँ, समेशन fy. रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट समेशन fx रहता है, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट समेशन fy रहता है. ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ. स्टेटमेंट कि फ्रॉम गिवन बाय गिवन डेटा बाय, ओके, given data or with respect to given data, by using given data we can write summation fx is equal to, यहाँ पे प्लस साइन आएगा 150 cos 45 आएगा, 150 cos 45. ये इसको पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट. तो सब लोग यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक करो. यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ 150 cos 45, तो ये आंसर आता है 106.066 न्यूटन. ये पॉजिटिव साइन आ गया इसका समेशन एफएक्स का. और इसी डेटा से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, ये माइनस साइन होगा 150 साइन 45. ओके, लिखते वक्त मैंने यहाँ पे माइनस साइन असाइन किया, इधर मैंने माइनस नहीं लिया था बिकॉज ये डायग्राम था, डायग्राम में एरो दिखता है. यहाँ पे देखो डाउनवर्ड एरो, इसीलिए इधर माइनस साइन लिखा नहीं, लेकिन जब कैलकुलेशन करता हूँ ना ये माइनस साइन आ जाता है. अगर आप ये कैलसीफाई करोगे ना तो ये भी 106.066 न्यूटन ही आएगा, लेकिन इसको नेगेटिव साइन रहेगा खाली, ये उसमें डिफरेंस है. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, रिजल्टेंट गिवन में ये एफएक्स और एफवाई का एक वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं एक अननोन फोर्स पहले एज्यूम करता हूँ बिकॉज डायग्राम में अननोन फोर्स दिया नहीं था. तो यहाँ पे उसका नाम रहता है पी रहता है हमेशा. यू कैन गिव एक्चुअली एनी नेम बट पी इज अ कन्वीनियंट नेम. एंड दिस एंगल यू हैव टू ट्रीट एज थीटा. यहाँ पे ब्रैकेट में मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. देखो सब लोग ध्यान दो. एज्यूम, सी एज्यूम अननोन फोर्स, एज्यूम अननोन फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. ओके, इट इज कन्वीनियंट टू एज्यूम इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक बार आपने इसको एज्यूम कर दिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले काम करना है, इसको भी रिजोल्व करके लेना है. देखो ये इसको रिजोल्व कर दिया फोर्स को. रिजोल्यूशन अभी सबको होपफुली पता है. ये एंगल थीटा है, तो दिस इज पी कॉस थीटा, दिस इज पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा. तो मैंने खाली दो चीजें की अभी तक. ये रिजल्टेंट का मीनिंग मैंने निकाला. ये रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है, एफ एक्स 150 cos 45, एफ वाई माइनस 150 sin 45. एज्यूम पी इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा एंगल, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा. Next, you have to resolve all the remaining forces now. See, resolving the remaining forces, this component will go up. इसका एक कंपोनेंट राइट हैंड साइड पे जाएगा. तो सब लोग थोड़ा ध्यान दो, जिसको रिजोल्यूशन समझ में नहीं आया वो लोग देखो, ये जो 30 डिग्री एंगल है ये यहाँ पे जाएगा. देखो ये उसका y के साथ 30 डिग्री आ जाएगा. और ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है दैट आई विल नेम एज 100 cos 30. आई विल नेम दिस कंपोनेंट एज 100 sin 30.
तो अभी भी किसी को अगर डाउट है तो ये देख लो, y के साथ एंगल रहेगा तो y cos कंपोनेंट बन जाता है। ओके नेक्स्ट, इसका ये वर्टिकल सर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है सर। ज्वाइन कर रहेगा, एक मिनट। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट है राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अभी ये स्टेज में अपना 2 वीक ऑलरेडी जो हो चुका है, उसमें आपको ये डायरेक्शन के बारे में अभी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में क्यों जाता है, डाउनवर्ड क्यों जाता है, ये किस तरीके से रिजोल्व किया है, ये तो एटलीस्ट सबको परफेक्टली पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए हाँ हाँ बोलो ना। सर वो 100 cos 30 ऊपर क्यों गया? 30 डिग्री एंगल पे। हाँ ये ना, एक्चुअली इसका डायरेक्शन चेक करो ना, ये देखो ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है ना ये। हाँ सर। तो इसका पॉइंटेड, ये पेन का पॉइंटेड पार्ट चेक करो चाहिए तो ये मेरे पेज के टॉप साइड पे इंडिकेट करता है, तो इसीलिए ऐसा ये ऊपर जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिकेट करता है, इसीलिए ऐसा लेफ्ट में जाएगा। ऐसा आप चाहे तो चेक कर सकते हो। देखो तो सर अगर राइट साइड में रहता वो तो उसको, अगर वो एरो ऊपर जाता तो उसको साइन लेते थे। नहीं नहीं, ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, ये अगर यहाँ पे रहता ना 30, तो इसको मैं साइन लिखता था, ऐसा है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता तो? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहता ना तो भी अगर ये फोर्स ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहता, फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना, ये फोर्स अरे एंगल से अलग से जो साइड रहता है ना उसको कॉस ही पकड़ते हैं। हाँ एंगल जहाँ पे उसको कॉस पकड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये फोर्स तुम ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसा होता तो क्या होता था, करेक्ट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर दिख रहा नहीं, सर दिख रहा नहीं है। हाँ ये दिखा देखो दिखा ये दिखा सॉरी सॉरी। ये 30 डिग्री एंगल अगर मैंने सपोज ऐसा अगर रहता 30 डिग्री, करेक्ट, तो मैं क्या करता था, ये ऐसा जाता था, ये राइट में जाता था, लेकिन ये एंगल मेरे को यहाँ पे भी y के साथ ही दिख रहा है। देखो ये y के साथ ही एंगल है, तो इसीलिए मैं इसको लिखता था 100 cos 30, इसको लिखता था ये 100 sin 30। खाली ये कंपोनेंट ऊपर और ये राइट में जाता था, बस इतना ही उसमें डिफरेंस आता था, ये राइट हैंड साइड सर पे जो जाता था। जो जो एंगल से अटैच रहेगा उसको कॉस में लेंगे क्या, मतलब? यस यस यस, ऐसा प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करेंगे। जहाँ पे एंगल है ना, जो जो कंपोनेंट के साथ वो एंगल अटैच्ड है, उसको कॉस लो। वो अदरवाइज क्या करना पड़ेगा तेरे को, फिर एक कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 60 लेके इसको cos 60 लिखना पड़ेगा, इसको sin 60, तो कन्वर्जन में एक स्टेप एक्स्ट्रा चला जाएगा तेरा, ऐसा है। ओके इवन इधर भी देखो, इधर इधर एंगल कहाँ पे दिया है, y के साथ एंगल दिया है, तो इसीलिए मैंने इसको 120 cos 30 लिख दिया। समझा सर, क्लियर सर, क्लियर। हाँ तो इसके आगे क्या करो, वही करो क्योंकि वो फटाफट भी सॉल्व होता है। इधर भी y के साथ 25 डिग्री दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इधर एक डाउनवर्ड कंपोनेंट जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कंपोनेंट जाएगा। ओके डिग्री एंगल है, और ये रहेगा 250 cos 25, ये रहेगा आपका 250 sin 25। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें सारे फोर्सेस को रिजोल्व कर दिया। अभी एक भी फोर्स ऐसा नहीं है कि जो रिजोल्यूशन का बाकी है। ये जो डायग्राम था ना ओरिजिनल, उसमें मेरे ख्याल से एक वाई एक्सिस पे भी एक फोर्स था क्या एक्चुअली, एक बार मैं डायग्राम जरा चेक करता हूँ, इसमें एक फोर्स तो मिस नहीं हो गया इधर। नहीं करेक्ट, इतने ही फोर्सेस है, करेक्ट। ओके तो दीज आर द नंबर ऑफ फोर्सेस अवेलेबल इन द डायग्राम। ओके तो अभी सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वेशन जनरेट करता हूँ समेशन एफ एक्स का, ऑलरेडी ये सबको पता है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले अननोन फोर्स से स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो पी कॉस थीटा को सबसे पहले लिखो, पी कॉस थीटा, ये लेफ्ट में जा रहा है तो इसीलिए माइनस 100 साइन 30, ये भी लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस 120 साइन 30 प्लस 250 साइन 25। ओके तो अभी भी चेक करो, ये चार ही है क्या, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 फोर्सेस आर देयर। देयर इज वन, एक हॉरिजॉन्टल एरो राइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल एरो लेफ्ट, ये एरो लेफ्ट में जा रहा है और ये एरो राइट में जा रहा है, तो चार ही एरो, देयर आर ओनली 4 एरोज आइदर राइट और लेफ्ट। दिस इज 1 2 3 4, इसको नहीं लेना, इसको गलती से भी मत लो, ये फोर्स का पार्ट नहीं है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को यहाँ पे लिखने का नहीं है, रिजल्टेंट का मीनिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका टोटल वैल्यू आना चाहिए 106.066, बिकॉज ऑलरेडी एफ एक्स का वैल्यू मैंने निकाल के रखा था, एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा था। तो इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपरली मैं अरेंज करता हूँ, पी कॉस थीटा माइनस 100 साइन 30 माइनस 120 साइन 30 प्लस
250 sin 25 is equal to 106.066 Newton. Now everyone please pay attention how to do the calculation part सब लोग थोड़ा देख लो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो p cos थीटा है ना, इसको छोड़ के बाकी ये सारे जो नंबर्स है उसको कैल्सी में डाल लेता हूँ। ये माइनस साइन पे थोड़ा ध्यान दो, स्टार्टिंग शुड बी माइनस। तो यहाँ पे देखो पहले माइनस साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखो पहला माइनस नंबर है ना, माइनस। ये देखो 100 sin 30 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 120 sin 30 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 250 sin 25 ब्रैकेट कंप्लीट। मैंने ये सारे नंबर्स कैल्सी में डाल दिए इक्वल टू, ये देखो कितना आंसर आ रहा है मेरा, p cos थीटा। ये जो आंसर है मेरा नेगेटिव आ रहा है, माइनस 4.345 आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ माइनस 345 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का नंबर एज इट इज लिख लेता हूँ मैं पहले 106.066। किसी को अगर डायरेक्टली इक्वेशन देख के डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर आ सकता है ना, कर सकता है। अगर कैल्सी पे एक बार प्रैक्टिस हो गया ना, ऐसा 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्सी का प्रैक्टिस मतलब वो कॉन्फिडेंटली अगर करेक्ट आता है, उतना आपके पास कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। लेकिन ये स्टेप्स मैं क्यों लिखता हूँ, टू अवॉइड द मिस्टेक, बिकॉज अपना पूरा जो मार्क्स है वो लास्ट आंसर पे डिपेंड करता है। आप कितना कम स्टेप में सॉल्व करते हो उसको कुछ वहां पे वेटेज नहीं है, करेक्ट आंसर आना चाहिए। कि कोई लोग क्या करे, फास्ट फास्ट में जाएंगे और गलती से मतलब मिस्टेक होके वहां पे आंसर फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर करेक्ट आने के लिए थोड़ा मैं केयरफुल रहता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। आपको फटाफट अगर करना है, सर करेक्ट स्टेप आता है नो मार्क्स इशू। नहीं है क्या? स्टेप हाँ मार्क्स स्टेप्स को मार्क्स रहेगा, लेकिन स्टेप्स को कैसा होता है, ये देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को खाली मार्क्स रहता है। ये इक्वेशन तुमने परफेक्ट लिखा है ना, अनवांटेड स्टेप्स को मार्क्स नहीं है ना। हाँ अनवांटेड स्टेप्स रहेगा तो उसको मार्क्स नहीं है एक्चुअली। ओके मतलब मैंने एफएक्स का ये जो इक्वेशन है ना, सबसे पहले आपका इक्वेशन चेक होगा, ये इक्वेशन आपने परफेक्ट लिखा हुआ है क्या, ठीक है। अगर इसके बाद डायरेक्टली आपने आंसर लिख दिया ना तो भी चलेगा। ऐसा भी नहीं कि एफएक्स लिखा ही नहीं और डायरेक्ट पी का आंसर निकाला, ऐसा मत करो। खाली समेशन एफएक्स का एक प्रॉपर इक्वेशन दिखना चाहिए, समेशन एफ वाई का एक प्रॉपर इक्वेशन दिखना चाहिए, आर का एक प्रॉपर इक्वेशन दिखना चाहिए, थीटा। तो ये इंडिविजुअल स्टेप्स है ना वो परफेक्ट आना चाहिए। उसकी ये जो नीचे के स्टेप्स है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स को कितना प्रैक्टिस है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन देख के डायरेक्टली पी कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, नो इशू, वैसा लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे 106.066, ये यहाँ पे प्लस जा रहा है 4.345। ये डिटेल में मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज कुछ ऐसा एक दो स्टूडेंट रहते हैं उनको ये समझ में भी नहीं, वो ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जिनको है ना ये प्लस इधर कैसे गया वो पता नहीं रहता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो p cos थीटा इज इक्वल टू, इसका एडिशन हो जाएगा देखो 106.066 प्लस 110.411 बराबर परफेक्ट 110.411 न्यूटन। और ये आंसर का ना लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका साइन चेक करना है। साइन, ये p cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट इंडिकेट करेगा। देखो ये रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट। ओके क्लियर है सबको ये? ओके धीरे धीरे। ओके सो ये मैंने एफएक्स का काम कर लिया। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सी, हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस, ये सबका हो गया रहेगा, ठीक है। तो लिखना है तो चाहिए तो लिख सकते हो आप। ओके नाउ लेट अस डिस्कस द समेशन एफ वाई पार्ट। ठीक, समेशन एफ वाई का इक्वेशन सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लो। समेशन एफ वाई में सबसे पहले क्या करना है, अननोन फोर्स पहले लिख लेता हूँ, पी साइन थीटा अननोन फोर्स पहले लिख लिया। उसके बाद आएगा आपका प्लस 100 cos 30 आ जाएगा, 100 cos 30 आ जाएगा। उसके बाद डाउनवर्ड, इसलिए माइनस 120 cos 30 आ जाएगा, cos 30 माइनस 250 cos 25। ओके cos 25, इसका जो टोटल है ये आना चाहिए इक्वल टू माइनस 106.066 न्यूटन। तो इक्वेशन प्रॉपरली अरेंज करता हूँ, p साइन थीटा प्लस 100 cos 30 माइनस 120 cos 30 माइनस 250 cos 25 इज इक्वल टू माइनस 106.066। ओके अभी ये p साइन थीटा ना, ये छोड़ के बाकी सबको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे कैल्सी में यहाँ से स्टार्ट करो, 100 से स्टार्ट करो, 100 cos 30 ब्रैकेट कंप्लीट
माइनस 120 cos 30 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 250 cos 25 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये मेरा आंसर आ रहा है, देखो p sin थीटा माइनस 243.897 इज इक्वल टू माइनस 106.066। अभी यहाँ पे p sin थीटा, ये नंबर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, 106.066 प्लस हो जाएगा, प्लस 243.897। ओके, अगेन सी माइनस 106.066 प्लस 137.831 बराबर है 137.831, करेक्ट। तो p sin थीटा आंसर आ रहा है 137.831 न्यूटन। फिर से एक बार काम करो, इसका साइन चेक करो, p sin थीटा इज अ पॉजिटिव, ओके, साइन शोइंग इज अ पॉजिटिव साइन, तो इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। p sin थीटा जब पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन शो करता है। इसको ब्रैकेट कर दो, ओके, ब्रैकेट कर दो। इसके बाद है ना, वो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास इधर p sin थीटा दिख रहा है, मेरे को इधर नीचे p cos थीटा भी दिख रहा था। तो मेरे को एक खाली काम करना है, p sin थीटा डिवाइडेड बाय p cos थीटा का आंसर मेरे को निकालने का। तो ये 137.831 राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे क्या है देखो, ये 110.411। ओके, पीपी यहाँ पे कैंसिल अगर होता है तो यहाँ पे आता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का आंसर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 137 डिवाइडेड बाय 110.411, तो 1.248 आ रहा है आंसर tan थीटा का। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.248 आ जाता है। तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ आंसर इज इक्वल टू, ये चेक करो, ये करेक्ट आंसर 51.303, 51.3 यस करेक्ट है सर। करेक्ट। ओके, 51.303, 51 अगर आंसर आता है तो चलेगा, आगे फ्रैक्शन के बाद कुछ भी नंबर रहेगा तो नो प्रॉब्लम, 51 एटलीस्ट पहले आना चाहिए। तो मेरे पास थीटा आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो थीटा है ना, उसको इक्वेशन 1 में, ये इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 अगर दे दिया, सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, यू कैन पुट आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ओके, बोथ विल गिव यू द आंसर ऑफ p। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट थीटा इन इक्वेशन नंबर 1 सपोज, so p cos of 51.303 must be equal to 110.411. So p is equal to 110.411 divided by cos of 51.303. तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कितना आता है, 110.411 divided by cos of 51.303 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, p का आंसर चेक करो, करेक्ट है, p इज इक्वल टू 176.62 अच्छा 62 आएगा, चलेगा, मेरा इधर 6 दिखा रहा है तो मैं ये लिख लेता हूँ। आपका जो भी नंबर आ रहा है कैलसी पे वो नंबर लिखो खाली, ओके। तो ये p का आंसर आ गया मेरा 176। एंड में क्या करना है, उसका जो क्वाड्रेंट है वो मुझे शो करना है। क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग दिखाते हैं, देखो, एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लस साइन यहाँ पे बना देता हूँ। p cos थीटा चेक करो, उसका राइट लेफ्ट वाला एरो क्या बोल रहा है, राइट में जाओ बोल रहा है। राइट लेफ्ट का जो मतलब डायरेक्शन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि राइट हैंड साइड जाना चाहिए, तो ये p cos थीटा इट इज टुवर्ड्स राइट। अप डाउन का इन्फॉर्मेशन मेरे को अपवर्ड साइन लेने को बोल रहा है, अपवर्ड साइन, तो ये p sin थीटा अपवर्ड, तो जो p है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा थीटा। इसका मतलब क्या, मैंने जो एजम्पशन किया था ना बिगिनिंग में, वो एजम्पशन मेरा करेक्ट था, p cos p इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट एजम्पशन वाज करेक्ट, उसका वो मीनिंग है एक्चुअली, ओके, द मीनिंग इज एजम्पशन इज करेक्ट, ओके। तो ये चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, या फिर साइमल्टेनियसली किसी ने लिखा रहेगा, ये चाहिए तो आप लिख लो। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकता हूँ, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो वैसे टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड भी किया है ये लेक्चर, तो उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, डन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या, किसको डाउट है तो पूछ लो। सर 2 मिनट सर। हाँ, लिख लो। सर ने क्लासरूम पे अपलोड किया, वहां से लिख लेना ना, अभी सर को पढ़ाने देना फिर, मतलब
थोड़ा ये हो जाएगा। वैसे भी हो गया, चलेगा हो गया। एक्चुअली। हो गया सर। हो गया ना? हो गया, चलेगा। हाँ, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये किया था कल, हमने ये किया था शायद। ओके, ये हो गया 576। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग एक फिर से तो आपको एक स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ जो आपने कल के लेक्चर में लिख के लिया था। देखो एक बार फिर से वो आपको बताता हूँ। ये जो पेज है ना, ये कल आपने लिख के लिया था कि इसमें हमने अभी तक जो सॉल्व किया ना, फर्स्ट केस कंसिडर किया था। फर्स्ट केस सबको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, रिजल्टेंट इज इंक्लाइन, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया है, वो जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, वो टाइप के क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे। मतलब रिजल्टेंट जो दिखाई देगा ना आपको डायग्राम में, वो ऐसा इंक्लाइन फैशन में रहेगा, इंक्लाइन रहेगा। अभी है ना 2, 3, 4, 5 ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी है। रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल राइट, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, रिजल्टेंट वर्टिकल अप, रिजल्टेंट वर्टिकल डाउन। तो उसका प्रॉपर एक मीनिंग यहाँ पे आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, तो वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग फिर से कुछ सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में अननोन फोर्स जो है ना, वो डायग्राम में नहीं रहेगा। ओके, तो वो टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सब लोग क्या करो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट चाहिए तो सब लोग क्या करो, लिख लो। ओके, एवरीवन राइट दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। इन अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, in a concurrent force system, okay, you can read the question statement, and if possible try to draw the diagram. Okay, everyone, now everyone is aware how to construct a diagram from a given text. ओके, तो जिसको पॉसिबल है वो लोग क्या करो, डायग्राम साइमल्टेनियसली बना दो। मैं जिसको नहीं आया है ना, उसको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ कैसे आएगा इसका डायग्राम। क्योंकि ये समझ में आया ना, तो उसके बाद जब अननोन फोर्स डायग्राम में दिखेगा ना डायरेक्टली, वो तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अभी तो अननोन फोर्स नहीं है, तो आपने एज्यूम करके अगर सॉल्व किया है ना, तो जब डायग्राम में अननोन फोर्स खुद वो लोग दिखाएंगे, वो प्रॉब्लम तो आप खुद भी कर सकते हो। मतलब ये अगर प्रॉपर्ली समझ में आया तो ऐसा समझ लो आपका कॉन्करेंट सिस्टम पूरा परफेक्ट हो गया। ओके, तो डायग्राम में आप साइमल्टेनियसली बना लो। जैसे कि इन अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देयर आर थ्री फोर्सेस 100, 500, 800। तो रिस्पेक्टिवली उसका कंसेक्यूटिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं। देखो 90 डिग्री एंगल है पहले का। ओके, सब फुल फोर्सेस वहां पे मेंशन किया है। पहला 90 डिग्री पे है। ओके, दूसरा है 120 डिग्री पे। ओके, दूसरा 120 डिग्री पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 120 मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड इज 270, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा थर्ड। ओके, देयर आर ओनली थ्री फोर्सेस गिवन इन द डायग्राम। 100 न्यूटन, उसके बाद 500 न्यूटन, एंड देन देयर इज अ 800 न्यूटन फोर्स। 800 न्यूटन। ओके, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द अननोन रिक्वायर्ड फोर्स। मतलब ये तीनों के अलावा और एक अननोन फोर्स इसमें होना चाहिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो तीन फोर्स है ना, 100, 500, 800, other than these three forces there must be some one unknown force which will make the resultant 1200 newton, which will make resultant 1200 newton acting downward। मतलब ये सिस्टम का रिजल्टेंट 1200 न्यूटन बन जाएगा अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करूंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, ये तीन फोर्सेस के अलावा अगर मैं ये डायग्राम में और एक फोर्स ऐड करता हूँ, तो उसका रिजल्टेंट 1200 न्यूटन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स वहां पे रहेगा, ये मुझे चेक करना है। ओके, स्टेटमेंट सबने लिख के लिया या फिर समझ में आया सबको स्टेटमेंट? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते। देखो फटाफट ये सब लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, ये देखो, ये डायग्राम मैंने बना दिया। जो क्वेश्चन मेरे को दिया था ना, पहले बोल रहे हैं कि 100 न्यूटन 90 डिग्री, ठीक है, 100 न्यूटन 90 डिग्री पे बना दिया। दूसरा फोर्स वो लोग बोल रहे हैं कि 120 डिग्री, यहाँ से 120 होना चाहिए। देखो ये 120, तो ऑटोमेटिक सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये एंगल डिफाइन कर सकता हूँ। ये एंगल कितना रहेगा, कोई बता सकता है? ये तो ये एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, बराबर है। 60। हाँ, ओके, आई हैव आल्सो द ऑप्शन ऑफ टेकिंग दिस एंगल एज 30 डिग्री। इसको 30 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, बोथ आर करेक्ट। और थर्ड फोर्स 270 डिग्री है, तो आपने
स्कूल में भी देखा रहेगा 11-12 में 270 डिग्री एंगल मतलब डाउनवर्ड 90 डिग्री रहता है, डाउनवर्ड 90 डिग्री। ओके, तो ये 120 अभी मेरे कुछ काम का नहीं है, तो इसको मैं ना निकाल देता हूँ इधर से। तो ये मेरा एक्चुअल डायग्राम है। अभी सब लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में रिजल्टेंट प्रोवाइडेड रहता है वो रिजल्टेंट का जो मीनिंग है वो मुझे सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो, बाय गिवन डेटा, ओके, बाय यूजिंग अ गिवन डेटा। ओके, तो इसका मीनिंग कोई बता सकता है? रिजल्टेंट 1200 न्यूटन डाउनवर्ड। इसमें एफ एक्स क्या लिखूं मैं? एफ एक्स कोई बता सकता है? एफ एक्स का आंसर क्या लिखूं? 0, करेक्ट। और एफ वाई का आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं? एफ वाई इक्वल टू -1200। -1200 न्यूटन, करेक्ट। ये सबको समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आया? एफ एक्स 0 क्यों लिखा, एफ वाई माइनस ही क्यों लिखा? 1200 तो ठीक है, रिजल्टेंट है इसलिए, लेकिन माइनस बिकॉज इट इज डाउनवर्ड। क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा रीड करो, वो लोग क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट इज डाउनवर्ड 1200 न्यूटन, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। और एफ एक्स ऐसे केस में 0 रहता है, जब रिजल्टेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड रहता है तभी एफ एक्स 0 रहता है। दूसरा केस क्या है, रिजल्टेंट राइट या लेफ्ट रहता है ना, तो एफ वाई 0 हो जाता है। उसके लिए वो पहला पेज इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो पहला पेज आप थोड़ा ध्यान से स्टडी करो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है एजम्पशन ऑफ द रिजल्टेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये स्टेप भी सबको पता है, सी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज्यूम अननोन फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको एज्यूम किया, इसका एंगल यहाँ पे थीटा एज्यूम करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको रिजॉल्व करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखो, ओके। तो ये बनेगा पी कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका पी साइन थीटा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, देखो, वर्टिकल कंपोनेंट, देन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। so this angle is 60 degree, okay, so I can write this as a 500 cos 60, 500 sin 60। साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट में अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार इधर देख लो, लास्ट क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो। कभी भी क्या करना है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको कंपेयर करना है लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, ये क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन तो सेम नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों रहता है, आपको कंपेयर करने के लिए दिया रहता है। लास्ट क्वेश्चन में जब एंगल y के साथ था तभी ये मेरा कॉस कंपोनेंट आया था, ये क्वेश्चन में एंगल देखो इधर 60 आया है, 60 हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए ये कॉस बन गया। तो ऐसा कंपेरेटिव ट्रीटमेंट करोगे ना आप तो ऑटोमेटिकली आपका मतलब तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही फोर्स को रिजॉल्व करना था, वो काम मैंने कर लिया। सब लोग यहाँ पे जान दो, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, समेशन एफ एक्स, यू हैव टू स्टार्ट विद द अननोन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स p cos थीटा, उसके बाद आएगा माइनस 500 cos 60, ओके। मेरे को खाली ये दो ही दिख रहे हैं, देखो दो ही एरो दिख रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, डायग्राम में रिजल्टेंट नहीं दिया है, डायग्राम में रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिजल्टेंट उन्होंने ओरली बता दिया है या फिर वो टेक्स्ट फॉर्म में उन्होंने वहां पे लिख के दिया है। यहाँ पे रिजल्टेंट डायग्राम में नहीं दिखाते हो तो भी चलता है, दिखाओगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे दिखा दिया ना 1200 न्यूटन, नो प्रॉब्लम, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, देखो, p cos थीटा इज इक्वल टू 500 cos 60, तो मेरे पास p cos थीटा का आंसर अवेलेबल हो गया, ये आएगा 250 न्यूटन आ जाएगा, 250 न्यूटन, विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सर अगर कभी वो एरो बनाना भूल गए तो मार्क्स कटेंगे? नहीं, मार्क्स कट नहीं होगा। अगर आपने ना लास्ट में अगर है ना प्रॉपर उसका मीनिंग अगर लिख दिया ना, p का है ना प्रॉपर मीनिंग, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, ये प्रॉपर मीनिंग आपके पास अगर आ जाता है ना, तो आप उसका एरो नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एरो जस्ट मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे भूल जाओगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ, तो ये एक पार्ट है, ओके। तो p cos थीटा का आंसर मेरे पास अवेलेबल है 250 न्यूटन, आंसर इज नोन टू मी। नाउ आई विल गो फॉर द समेशन एफ वाई पार्ट, ओके। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। समेशन एफ वाई में मैं क्या करता हूँ, देखो, सी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट p sin थीटा प्लस 500 sin 60 माइनस 800 इज इक्वल टू -1200 आ जाएगा, -1200। तो इक्वेशन थोड़ा प्रॉपरली अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये ऐसा सर प्लस 100 भी होगा ना? हाँ, यहाँ पे -800 है ना, प्लस 100, यस करेक्ट, यहाँ पे प्लस 100 भी आ जाएगा, करेक्ट, प्लस 100 बराबर है 60 -800 प्लस 100 इज इक्वल टू -1200, ये प्रॉपर इक्वेशन है।
अभी मैं क्या करता हूँ, ये पी साइन थीटा छोड़ के बाकी सब कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 500 है, 500 साइन 60 है, साइन 60 माइनस 800 है, प्लस 100 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर देखो, पी साइन थीटा माइनस 266.987, ये पूरा है ना, इसका कैलकुलेशन है ये पार्ट का, इज इक्वल टू माइनस 1200 आ गया। तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1200 प्लस 266.987। ओके, माइनस 1200 प्लस 266.987। तो ये चेक करो ना जरा, करेक्ट है क्या? माइनस 933 आ रहा है, 013 013 न्यूटन, करेक्ट। तो ये करेक्ट है। मतलब अभी मैं क्या करता हूँ, ये ना माइनस आया ना, माइनस साइन का मीनिंग यहाँ पे लिखता हूँ, 933.013 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड रहेगा। पी साइन थीटा मतलब क्या, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पी साइन थीटा का आंसर भी मेरे पास अभी आ गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, देखो, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी कॉस थीटा करना है। तो यहाँ पे आएगा 933.013 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 250 आ जाएगा, 250। तो एक बार चेक करता हूँ कितना आता है, 933.013 डिवाइडेड बाय 250, तो ये 3.73 आ रहा है मेरा आंसर। टैन थीटा का जो आंसर है, टैन थीटा इज इक्वल टू 3.73। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3.73। सो शिफ्ट टैन इनवर्स ऑफ आंसर इज नथिंग बट 75 75 आंसर। यस, 75 डिग्री आंसर आ गया, ये 75 डिग्री थीटा, 75 डिग्री। ओके, अब ये अगर 75 डिग्री है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, पुट थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाले इक्वेशन में लिखना है, ये वाले, सॉरी ये इक्वेशन में। तो P cos 75 इज इक्वल टू 250। तो अल्टीमेटली मेरा P हो जाएगा, P इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय cos 75। ओके, तो यहाँ पे देखो, 250 डिवाइडेड बाय cos 75 ब्रैकेट कंप्लीट, 965.925 आता है P का आंसर, 965.925 न्यूटन। चेक करो करेक्ट है क्या? 965.925 यस करेक्ट है। हाँ हाँ, अभी क्या करना है, इसका डायरेक्शन करेक्शन मुझे करना है। डायरेक्शन, यू हैव टू करेक्ट द डायरेक्शन। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बता सकता है कोई? ये जो पर्टिकुलर P है, अननोन फोर्स, कौन फोर्थ से क्वाड्रेंट में दिखेगा? फोर्थ में क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन दिखाओ। सबसे पहले P cos थीटा का एरो चेक करो, ये बोल रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके गया, P cos थीटा। ये एरो चेक करो, दिस एरो शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ओके, फ्रॉम ओरिजिन यू हैव टू शो P sin थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड। और ये दोनों के बीच में एक लाइन मारो और इसको बोलो P अननोन फोर्स, दिस एंगल इज थीटा एंगल। तो ये बन गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट होने वाला ये रिजल्टेंट, नॉट रिजल्टेंट, अननोन फोर्स। ओके, तो ये अननोन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये इसमें किसी को डाउट है? कोई स्टूडेंट्स को इसमें डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था वैसे, खाली टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया था बस, उतना ही। हाँ, 500 के साथ। हाँ हाँ, ये 60 बोल रहे हो क्या तुम? ये ना, हाँ एक्चुअली है ना, पॉजिटिव के साथ 120 था ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब देखो, ये जो है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बराबर है ये। तो यहाँ से ये जो एंगल था ना, ये टोटल उसने बोला था ये 120 है, ये 120। तो इसीलिए वो टोटल मार के वो 180 होता है ना, तो इसलिए 60 आ जाता है वो। ओके, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, किसी का लिखने का बाकी रहेगा तो। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ओके डन। तो इसके बाद एक एक क्वेश्चन खाली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो। मैं खाली इसका रिजोल्यूशन आपको बता देता हूँ। खाली वो क्वेश्चन फिर आप होमवर्क के लिए आप सॉल्व करो फिर। ओके डन स्टूडेंट एवरीवन। यस सर। ओके, तो ये सबको ये घर पे सॉल्व करना है, कुछ भी मतलब वहाँ पे टाइम पास मत करो, घर पे बैठ के ना
ये प्रॉब्लम सब खुद जब तक सॉल्व नहीं कर पाते तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स में कैसा आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो आगे वो तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखो डायग्राम यहाँ पे है। ओके, ये डायग्राम सब लोग यहाँ पे देख लो। ओके, और क्वेश्चन स्टेटमेंट खाली रीड करो सब लोग। क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं क्या सब लोग? क्या लिखा है देखो इसमें, रिजल्टेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? व्हाट इज द जीरो है सर। इन्फॉर्मेशन? जीरो। रिजल्टेंट इज जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो का मीनिंग बता सकता है? जो मैंने वो पेज पे लिखा नहीं, लेकिन वो एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जीरो आएगा। बराबर, परफेक्ट। ओके, तो वो जो मैंने 5 कंडीशंस आपको लिख के दिया था ना, उसमें ये मेंशन नहीं किया था मैंने एक्चुअली, बिकॉज ये जो है ना, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द रिजल्टेंट इज टू बी जीरो, फाइंड द अननोन फोर्थ फोर्स टू बी एडेड इन द सिस्टम, ओके, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, अननोन फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करना है। देखो इसकी रिजोल्यूशन चाहिए तो एक बार चेक करो सब लोग, रिजोल्यूशन चेक करो इसका। देखो, एज्यूम द अननोन फोर्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फ्रॉम द गिवन डेटा एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब लोग एज अ होमवर्क के लिए ट्राई करो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इवन जो मैंने लेक्चर नंबर 10 अपलोड किया है, लेक्चर नंबर 10, उसमें भी एक क्वेश्चन अभी तक बाकी है जो कि यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं करके लिया, लेकिन वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। उसमें रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या करना है इसमें? इसमें किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन, हाँ सर और एक क्वेश्चन question निकालो सर। हाँ, ये देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लो चाहिए तो, क्योंकि एक बार कैसे आपको रिजॉल्व कैसे करना है और उसका एरो कैसे लेना है, मतलब डायरेक्शन कैसे लेना है, वो समझ में आया ना, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप थोड़ा सा का अंदाजा लगा के, मतलब ऐसा नहीं कि हर 100 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका प्रैक्टिस करना है। 5 to 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हैंड्स ऑन करना है, बाकी क्वेश्चन आपको रीड करके, मतलब इसमें क्या किया है, ये क्वेश्चन में क्या किया है, ऐसे 20 to 25 क्वेश्चन आप क्या करो, खाली गो थ्रू करोगे तो भी चलेगा, कोई टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे तो। ओके, तो इसके लिए 5 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, बाकी के क्वेश्चन आपने रीड किया तो भी चल जाएगा, ऐसा है। ओके, ये हो गया सबका, समझ में आना ये क्वेश्चन? एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो रखना है। ओके, ठीक है ना, चलेगा ना? दूसरा क्वेश्चन बताऊं और आपको? हाँ सर चले बताओ। बताओ सर, बताओ सर। और एक क्वेश्चन खाली हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो तो हमने सॉल्व किया था, 100 न्यूटन 500 न्यूटन वाला, जिसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, जिसका बाकी वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का डिस्कशन का भी लास्ट क्वेश्चन, और लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर का ही लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली। क्वेश्चन रीड करो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अबव फोर्स सिस्टम इज 200 न्यूटन एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन। इसका रिजल्टेंट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, डायग्राम जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है या फिर स्क्रीन पे जो दिख रहा है, उसका रिजल्टेंट है 200 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो -200 बन जाएगा आपका, एफ एक्स बन जाएगा। देखो इसका रिजोल्यूशन एक बार देख लो, एफ एक्स इज -200 न्यूटन, एफ एक्स इज -200 न्यूटन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप क्या करो, एज अ होमवर्क के लिए ट्राई करो। इसका जो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो वैसे भी गूगल क्लासरूम पे है ये, एक मिनट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर हाँ बोलो ना। सर देखो, अभी ये क्वेश्चन में दिया है 200 न्यूटन एक्टिंग लेफ्ट, तो मतलब वो क्या एक्स एक्सिस में एक्ट करता है क्या? यस यस, एक्स एक्सिस पे एक्ट करेगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे एक्ट करेगा, क्योंकि कैसा होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ना, सारे फोर्सेस ओरिजिन से पास होते हैं, तो रिजल्टेंट भी ओरिजिन से पास होगा और लेफ्ट में, इसीलिए एक्स एक्सिस लेफ्ट पे जाएगा वो। करेक्ट है, बराबर। और जो प्रीवियस वाला 1200 तो वो वाई एक्सिस डाउनवर्ड पे होंगे ना? यस करेक्ट, वाई एक्सिस डाउनवर्ड रहेगा, बराबर बोल रहे हो तुम, करेक्ट है, करेक्ट। ओके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने हैं। जिसको अगर डाउट आ रहा है बाबा, समझ में नहीं आया, सॉल्व नहीं हुआ, तो आप चाहिए तो गूगल क्लासरूम पे जो अपलोड किया, सोल्यूशन भी अपलोड किया, पहले सोल्यूशन कुछ भी देखो मत, सोल्यूशन देख के सॉल्व मत करो, खुद सॉल्व करो और बाद में सोल्यूशन चेक करो। ठीक है, मैं ज्यादा किसी का मिस्टेक होगा नहीं, एक आध अगर साइन वगैरह कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना, तो यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। ओके, सर तो ऐसा हमने क्या अगर हर दिन, हाँ क्या सर ऐसा directly? हर दिन रिजल्टेंट का 2-3 क्वेश्चन के तो हो जाएगा ना? आराम आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डेली एक क्वेश्चन भी परफेक्टली सॉल्व करते हो ना आप,
क्योंकि कैसा होता है पूरे मैकेनिक्स में ना मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया ना 100 टू 120 पकड़ लो, 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल सिलेबस में। तो टोटल 120 क्वेश्चन के आपका अगर आपके पास अगर 200 डेज भी रहते हैं अगर सपोज पकड़ लो, या फिर तो आप मतलब एक दिन में एक क्वेश्चन भी प्रॉपरली अगर समझ के लोगे ना तो भी पूरा सिलेबस मतलब परफेक्टली हो सकता है ऐसा। ओके, तो वैसा चलेगा। ओके, 2 क्वेश्चन अगर आप करते हो डेली चलेगा। तो मेरे ख्याल से ना नेक्स्ट लेक्चर में अपना है ना ये कॉन्करेंट सिस्टम का रिजल्टेंट खत्म हो जाएगा, बिकॉज अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अननोन फोर्स जब डायग्राम में दिया रहेगा रेडीमेड, तभी उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। वो क्वेश्चन तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा आपके सामने रख दूंगा, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली अननोन फोर्स आपको दिखेगा और आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज अभी तक अगर आपका क्लियर है तो ठीक है। तो कल हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्स कब स्टार्ट करेंगे? कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या? हाँ, कब स्टार्ट करेंगे? हाँ एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब रिजल्टेंट कैलकुलेशन ही कंपोजिशन ऑफ फोर्स रहता है। अच्छा। समझ जाएगा। एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब क्या है, तुम जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो ना हाँ उसमें मतलब तुम क्या करते हो एफ एच और एफ आई को पूरा कंबाइन करके ना, बिकॉज कंपोजिशन ऑफ फोर्स का सेपरेट टॉपिक तो नहीं है, इक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग, बट कंपोजिशन मतलब जो अभी आप कर रहे हो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपोजिशन ऑफ फोर्स। ऐसा सेपरेट एनालिसिस किधर भी नहीं है एक्चुअली कंपोजिशन। ओके ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए थोड़ा ट्राई करो। तो हम लोग कल क्या करेंगे फिर है ना रिमेनिंग वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट में मैं आपका अटेंडेंस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, खाली 2 मिनट यहाँ पे रहो। ओके